मेरा नाम अमनदीप सिंह है और मैं लॉ का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जैसा कि मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि जिसमें काबिलियत है वो आगे बढ़ेगा और पैसे के अभाव में कोई नहीं रुकेगा। और अगर आपके अंदर काबिलियत है और लगन है कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की, तो इस प्लेटफॉर्म पे बिटोला लीगल पे आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर्स जुडिशियल सर्विसेज के लिए, जिसमें मैं कवर करूंगा सारे सब्जेक्ट्स जो भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहले सारे मेजर सब्जेक्ट्स, उसके बाद जो स्टेट स्पेसिफिक लोकल लॉज होते हैं, वन बाय वन जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसी आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आएगी, मैं वन बाय वन सब कुछ कवर करूंगा। और मैं ये इंश्योर करूंगा कि इस चैनल पे इतना कंटेंट हो और वो सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो और वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहे कि आप में से कोई भी केवल इस वजह से कि उसके पास किसी बड़े शहर जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है या किसी कोचिंग की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, या फिर कोई इंसान जो बड़ी कोचिंग में पढ़ रहा है और उसके पास उसके बावजूद भी राइट गाइडेंस नहीं है, इन सारी चीज़ों के अभाव में आप जज बनने से, अपनी लाइफ में लॉ को अच्छे से समझने से आप रुक ना जाओ। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम बिटोला लीगल में। अभी हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के 2 लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं, जिसमें मैंने सेक्शन 4 तक आपको पढ़ा दिया है। आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 और सेक्शन 6। सेक्शन 5 और 6 डील करते हैं रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी से। तो आइए देखते हैं इन सेक्शंस को हम वन बाय वन। सेक्शन 5 पहले हम पढ़ेंगे। सेक्शन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास आपका बेयर एक्ट होगा जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं। तो देखिए सेक्शन 5 क्या बोलता है। इट सेज, इसकी हेडिंग है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोसेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सीपीसी। तो अ पर्सन एंटाइटल्ड, राइट। तो इस एंटाइटल्ड का क्या मतलब होता है? देखिए, एंटाइटल्ड का मतलब ओनरशिप नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि ओनरशिप हो, राइट। एंटाइटल्ड का मतलब है कि एक तो वो इन प्रेजेंटली एंटाइटल्ड हो। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में मैं एंटाइटल्ड हूंगा, मुझे प्रॉपर्टी 10 साल बाद मिलेगी इसलिए अभी आप मुझे पोसेशन दे दो। ये तो मतलब बहुत ही बेवकूफ़ी भरी प्ली है, कोई भी कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा इस बात को। तो एंटाइटलमेंट कब होना चाहिए? प्रेजेंट में होना चाहिए। उसके अलावा एंटाइटल्ड कैसे हो सकते हैं? क्या ओनरशिप मैंडेटरी है? नो, ओनरशिप जो है दैट इज नॉट मैंडेटरी। ओनरशिप की बात नहीं हो रही है यहां पे, राइट। केवल पोसेसरी टाइटल की बात हो रही है। किस चीज की बात हो रही है? पोसेसरी टाइटल की, कि जो पोसेशन है उसका अधिकार हो किसी व्यक्ति को। ओनरशिप से ये जो प्रोविजन है कंसर्न्ड नहीं है। तो अब पोसेसरी टाइटल कैसे हो सकता है? आपको किसी भी प्रॉपर्टी में जिसके आप ओनर नहीं होते हो उस पे आपको उसका पोसेशन रखने का अधिकार आपको कैसे हो सकता है? या तो आप उस प्रॉपर्टी में टेनेंट हो तो हो सकता है, या फिर आप लाइसेंसी हो, राइट। इन दोनों का जो डिफरेंस है, टेनेंट और लाइसेंसी का डिफरेंस, मैं आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में काफी अच्छे से बता चुका हूं, तो मैं वो रिपीट नहीं करूंगा यहां पे। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, ये अधिकार होगा कि आप उस प्रॉपर्टी में रहें। तो इसका मतलब यह है कि जो टेनेंट और लाइसेंसी हैं, ये लोग भी प्रॉपर्टी पे पोसेशन वापस लेने के लिए सेक्शन 5 के अंडर सूट फाइल कर सकते हैं, राइट। सेक्शन 5 एक जनरल प्रोविजन है जो कि केवल इतना डिक्लेयर करता है कि जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करना चाहते हो तो आप सीपीसी के अकॉर्डिंग रिकवर कर सकते हो। पर सेक्शन 5 का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि सेक्शन 5 में सेक्शन 5 जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, राइट। और इसमें जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो 12 वर्ष का है। 12 इयर्स का पीरियड ऑफ लिमिटेशन यहां पे शेड्यूल में दिया गया है कि कोई भी इंसान जब उसका पोसेशन उससे छीना गया उसके 12 साल के अंदर सूट फाइल कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी का उस प्रॉपर्टी का पोसेशन रिकवर करने के लिए, राइट। तो अब मान लीजिए टेनेंट और लाइसेंसी, तो अगर उनको हटा दिया गया उस प्रॉपर्टी से गलत तरीके से, अनलॉफुली उनको उस प्रॉपर्टी से वंचित कर दिया गया उसके पोसेशन से, तो वो लोग तो सूट फाइल करके पोसेशन हासिल कर सकते हैं। तो क्या सेक्शन 5 ऐसे लोगों पे भी लागू होता है जो लोग ट्रेसपासर हैं प्रॉपर्टी में? तो आंसर, मान लीजिए कोई जो टेनेंट है, जो लाइसेंसी है, राइट। ये लोग कौन लोग होते हैं? ये लोग बेसिकली वो लोग होते हैं जो सेटल्ड पोसेशन में होते हैं। तो सेक्शन 5 किन लोगों को प्रोटेक्शन देता है? जिनके पास पोसेसरी टाइटल होता है।
और पोसेसरी टाइटल किनके लिए माना जाता है? उन लोगों के लिए माना जाता है वो जो लोग सेटल्ड पोसेशन में होते हैं प्रॉपर्टी के, राइट। अब ये जो सेटल्ड पोसेशन है, सेटल्ड पोसेशन का क्या मतलब है? तो देखिए, सेटल्ड पोसेशन का मतलब है कि वो इंसान उस प्रॉपर्टी पे रहना शुरू कर चुका हो और एक सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो वहां पे रह रहा हो। उसका प्रॉपर्टी में रहना उसका ऐसा ना हो जैसे कि किसी ट्रेसपासर का होता है। मान लीजिए सेटल्ड पोसेशन क्या ट्रेसपासर को इंक्लूड नहीं करेगा। मान लीजिए कोई इंसान आपकी प्रॉपर्टी में आया और जबरदस्ती आके रहने लगा, 2 महीने से रह रहा है, आप उसको हटा रहे हो पर वो मान नहीं रहा है, तो यहां पे क्या है, ये इंसान जो है ये कहलाएगा ट्रेसपासर, राइट। और ये इंसान सेटल्ड पोसेशन में नहीं माना जाएगा और इसलिए एक अगर इस ट्रेसपासर को हटा के फेंक दिया जाता है प्रॉपर्टी से, तो ट्रेसपासर के पास ये राइट नहीं होगा कि वो सेक्शन 5 में जाके ये बोल के कि मैं एंटाइटल्ड हूं प्रॉपर्टी के पोसेशन के लिए। ऐसा नहीं कर सकता कि ये जो ट्रेसपासर है वो सूट फाइल करे और बोले कि मुझे प्रॉपर्टी का पोसेशन वापस दिलाया जाए, राइट। तो सेटल्ड पोसेशन का मतलब मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे और आप ये भी समझे होंगे कि ट्रेसपासर वो इंसान नहीं है जो इस एंटाइटल्ड में इंक्लूडेड है। ये जो वर्ड यहां पे यूज किया गया है एंटाइटल्ड, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसका इंटरप्रिटेशन समझना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको काफी डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कोई ए नाम का इंसान है और इसका एक घर है। ए को यूएस जाना है, या हर कोई यूएस ही क्यों जाता है, ए को नेपाल जाना है, राइट। हम बगल में जाते हैं, हमारी पड़ोसी कंट्री है, यूएस क्यों जाना? तो ए जो है, ए को नेपाल जाना है, राइट। और जो बी है, बी को ए क्या करता है, केयर टेकर अपॉइंट कर देता है। ए बी से कहता है कि मैं हिमालय में जा रहा हूं, वहां पे अब रहूंगा, 2-3 साल तक मुझे वहीं पे रहना है, उसके बाद आऊंगा, मुझे तपस्या करने जाना है, राइट। हो सकता है इसने भी पुरानी कहानियां पढ़ ली, अब इसको भी निर्वाण की आकांक्षा है, तो ये गौतम बुद्ध टाइप जा रहा है तपस्या करने। बस इतना अंतर है, वो उन्होंने बिहार में की थी और ये इंसान नेपाल जाना चाह रहा है। तो ए ने क्या किया, बी को बोला कि तुम मेरे घर के केयर टेकर बन जाओ, और राइट ए चला जाता है नेपाल और बी को यहां पे रख देता है। तो ए ने 3 साल बोला था, वो 3 साल नहीं, उसको 5 साल लग गए और 5 साल बाद ए वापस लौटा। जब वो वापस लौटा तो ए ने बोला कि ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका ये पेमेंट है और अब आप मेरा घर छोड़ के चले जाइए, मैं अपने घर में रहूंगा। तब तक बी को क्या है, मजा आने लगा, बी को उस घर में रहना अच्छा लगने लगा। तो बी ने क्या बोला कि नहीं, अब मैं तो अब रहूंगा यहाँ पे, मैं 5 साल से रह रहा हूँ और मैं सेटल्ड पोसेशन में हूँ इस घर के, और ये घर अब तो मैं आपको नहीं वापस नहीं दूंगा, इसका पोसेशन तो मेरे पास ही रहेगा। तो ए बोलेगा कि भाई मैं आपको केयर टेकर बना के गया था, तो आपके पास तो अधिकार ही नहीं है कि आप एंटाइटल्ड ही नहीं है, पोसेसरी टाइटल है ही नहीं आपके पास अंडर सेक्शन 5 अगर आप सूट फाइल करना चाहते हैं। तो बी ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब जब ये लोग कोर्ट के पास जाएंगे, या मान लीजिए किसी वकील के पास गए, आप में से किसी के पास आए, आप सब लोग बहुत अच्छे लॉयर्स हैं, तो आप इनको क्या सलाह देंगे? आप सिंपली आप इनको ये बोलेंगे कि कोई भी इंसान, चाहे वो केयर टेकर हो, चाहे वो नॉर्मल सर्वेंट हो, राइट, इस तरह के जो लोग होते हैं इनको एंटाइटल्ड नहीं माना जा सकता अंडर सेक्शन 5, राइट। ये लोग इसके अंदर कवर्ड नहीं है। जो केयर टेकर है, जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रेसपासर्स, राइट, केयर टेकर्स, सर्वेंट्स, ये सब लोग जो हैं, these people are not included, right? These people are not to have said, are not said to have in settled possession. इन लोगों को हम नहीं मानते हैं, सेक्शन 5 का प्रोटेक्शन इन लोगों के लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक्चुअल ओनर को बाहर फेंक दे और ये बोले कि नहीं, अब मैं सेटल्ड पोसेशन में हूं तो मुझे प्रॉपर्टी पे रहने का अधिकार चाहिए, मैं इस प्रॉपर्टी पे रहूंगा, राइट। तो एंटाइटल्ड में हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। आई होप आपको इस वर्ड का मीनिंग बहुत प्रॉपरली समझ आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब पोसेशन तो बेसिकली हमने देख ही लिया, एंटाइटल के साथ पोसेशन की बात की कि ये जो सेक्शन 5 है वो बेसिकली पोसेशन से डील करता है, टाइटल से डील नहीं करता। मतलब
इसका मेन जो एम्फेसिस है, मेन जो फोकस है वो पोसेशन पे है, राइट। पोसेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ ये बनाया गया है। अब पोसेशन पे इतना फोकस क्यों है, तो देखिए बेसिकली अगर हम एविडेंस एक्ट भी पढ़ें तो एविडेंस एक्ट का सेक्शन 110 बोलता है कि पोसेशन इज प्राइमा फेसाई प्रूफ ऑफ ओनरशिप, राइट। तो पोसेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और लॉ में पोसेशन को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। जूरिस्प्रूडेंस में भी बोला जाता है कि पोसेशन इज 9 पॉइंट्स ऑफ ओनरशिप, राइट। तो इसीलिए जो सेक्शन 5 है और सेक्शन 6 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वो पोसेशन यानी कि कब्जे को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब सेक्शन 5 को अप्लाई करने के 2 तरीके हो सकते हैं, राइट। तो सेक्शन 5 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जनरल प्रोविजन है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नॉर्मल सूट फाइल होता है, राइट। नॉर्मल रेगुलर सूट जो होता है वो फाइल होता है और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो अब सेक्शन 5 में भी हम एक क्विक रिलीफ ले सकते हैं कोर्ट से, राइट। तो देखिए अब इसको हम, दूसरे लोग होंगे वो सेक्शन 5 को केवल नॉर्मली सेक्शन 5 में जो लिखा है वैसे पढ़ेंगे, पर आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको इसको 110 इंडियन एविडेंस एक्ट से भी जोड़ देना है, आपको इसे लिमिटेशन एक्ट से भी जोड़ के पढ़ना है, राइट। तभी तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे आपको। तो इसलिए अब हम सेक्शन 5 को पढ़ेंगे, आर्टिकल 64 एंड आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। मैंने आपको इससे पहले लिमिटेशन एक्ट पढ़ाया है। लिमिटेशन एक्ट का जो शेड्यूल है, मैंने आपको उसमें बताया था कि एक शेड्यूल है और शेड्यूल में ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं, राइट। आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, नहीं, लिमिटेशन का आर्टिकल। लिमिटेशन के शेड्यूल में जो आर्टिकल्स दिए हैं 137 आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जहां पे प्रिस्क्राइब्ड पीरियड बताया गया है अलग अलग सूट्स और एप्लीकेशंस को फाइल करने के लिए। तो उनके साथ हम इसको पढ़ते हैं। तो देखिए सेक्शन 5 में हम 2 तरह के सूट्स जो हम नॉर्मल सिविल कोर्ट में डाल सकते हैं, वो 2 तरह के सूट डाल सकते हैं। तो एक सूट हम डाल सकते हैं सेक्शन 5 SRA प्लस, या हम रेड विथ कर देते हैं, सेक्शन 9 CPC। ऑब्वियस सी बात है, जब भी सेक्शन 9 क्या बात करता है सिविल प्रोसीजर कोड का, सेक्शन 9 बात करता है कि सूट ऑफ सिविल नेचर, की कोई भी सिविल नेचर का जो सूट होगा वो एक सिविल कोर्ट में फाइल किया जाएगा और सिविल कोर्ट की ड्यूटी होगी कि वो सूट को एक्सेप्ट करे, अनलेस वो सूट एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली बार्ड हो CPC के द्वारा या किसी और लॉ के द्वारा। तो ये तो वैसा ही रहने वाला है। तो सेक्शन 5 SRA रेड विथ, सेक्शन 9 CPC रेड विथ, आर्टिकल 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, राइट। तो एक तो ये सूट फाइल किया जा सकता है सेक्शन 5 में, एक दूसरा सूट फाइल किया जा सकता है सेक्शन 5 रेड विथ, सेक्शन 9 CPC रेड विथ, आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। तो एक सूट आर्टिकल 64 में जा सकता है और एक सूट हम फाइल कर सकते हैं हेल्प लेके आर्टिकल 65 की लिमिटेशन एक्ट की। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये 2 अलग अलग आर्टिकल्स का यूज हम क्यों कर रहे हैं, राइट। तो देखिए और इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे सूट की जो सेक्शन 5 के साथ जो आर्टिकल 64 को अगर हम यूज करके सूट फाइल करें तब क्या होगा। तो देखिए जब हम आर्टिकल 64 में हम सूट फाइल करते हैं तो बेसिकली आपको टाइटल प्रूव नहीं करना होता। आर्टिकल 64 क्या बात करता है? आर्टिकल 64 बात करता है कि केवल प्रीवियस जो पोसेशन है कि एक इंसान सेटल्ड पोसेशन में था, जैसे मैंने आपको बताया, वो क्या प्रूव करना होता है? प्रीवियस पोसेशन प्लस डिसपोसेशन, कि वो इंसान जो था वो सेटल्ड पोसेशन में था और उस सेटल्ड पोसेशन में रहते हुए उसको डिसपोसेस कर दिया गया। सेटल्ड पोसेशन में कौन लोग हो सकते हैं, हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर ऐसा हुआ है कि उसको डिसपोसेस किया गया तो वो इंसान आर्टिकल 64 में आर्टिकल 64 के साथ सूट फाइल कर सकता है सेक्शन 5 का यूज करते हुए, राइट। तो यहां पे उसे क्या प्रूव करना पड़ेगा? यहां पे केवल प्रीवियस पोसेशन एंड डिसपोसेशन प्रूव करना पड़ेगा। ये जो चीज है ये टाइटल से कोई संबंध नहीं रखती, टाइटल क्वेश्चन में नहीं आएगा, टाइटल विल नॉट बी रेज्ड, राइट।
टाइटल कि उस घर पे उसका अधिकार था, उसकी ओनरशिप थी या नहीं थी, इस तरह का क्वेश्चन आर्टिकल 64 में जो प्लेंटिफ है उसको प्रूव नहीं करना, ना ही उसको अलाउड है कि वो अपनी प्लेंट में ये बात इंक्लूड करे कि टाइटल को वो डिस्कस करना चाह रहा है, राइट। पर अब अगर बात की जाए कि क्या टाइटल का जो क्वेश्चन है क्या बिल्कुल भी नहीं उठाया जा सकता इस आर्टिकल 64 में जब हम जा रहे हैं, तो आंसर ये है कि जो प्लेंटिफ है वो अपनी प्लेंट में टाइटल को डिस्कस नहीं कर सकता, प्लेंट में टाइटल जो है बिल्कुल रेज नहीं कर सकता। पर जो डिफेंडेंट है अगर वो अपने रिटन स्टेटमेंट में टाइटल क्लेम करता है, सपोज ए अगर ऐसा कहता है सपोज अगर ए कहता है, ए जो है, ए मान लीजिए प्लेंटिफ है, ए ने सूट ए को बी ने डिस्पोसेस कर दिया। अब बी ने जब इसको डिस्पोसेस कर दिया तो ए क्या करता है, ए बोलता है कि मुझे थोड़ी जल्दी रिलीफ मिलेगा आर्टिकल 64 में अगर मैं जाऊंगा, क्योंकि टाइटल वगैरह कुछ उठाना नहीं है। तो प्लेंटिफ जब इसने ए ने प्लेंट फाइल की तो अपनी प्लेंट में ये टाइटल पे बात करेगा ही नहीं, बस ये तो बस इतना बोलेगा कि मैं इस प्रॉपर्टी के सेटल पोसेशन में था और बी ने मुझको निकाल दिया। तो इसने प्लेंट में क्या करेगा, तो प्लेंट में ये टाइटल बिल्कुल रेज ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये 64 में जा रहा है तो 64 केवल बेस्ड है पोसेशन पे, प्रीवियस पोसेशन पे, और उस पोसेशन से इसको डिस्पोसेस किए जाने पे। तो केवल इसको यही प्रूव करना पड़ेगा कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, मैं पोसेशन में था, मैं सेटल पोसेशन में था और फिर मुझे डिस्पोसेस कर दिया गया। तो ये क्या होगा, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, राइट। मैंने आपको बता रखा है कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, लीगल राइट प्लस वायलेशन ऑफ दैट राइट। तो जैसे ही ये होगा वैसे ही कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है, राइट। तो अभी यहां पे जो ए है, बी के अगेंस्ट जब ये सूट फाइल करेगा कि मुझे डिस्पोसेस कर दिया गया है, तो अपनी प्लेंट में ये टाइटल के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेगा। ये केवल इतना बोलेगा मैं पोसेशन में था और मुझे डिस्पोसेस कर दिया गया। फिर अब बी क्या है, डिफेंडेंट है, तो बी ऑब्वियसली रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा। तो उस रिटन स्टेटमेंट में बी अगर ये बोलता है कि मैं तो ओनर हूं इस प्रॉपर्टी का और मेरा अधिकार है कि मैं इस प्रॉपर्टी पर रहूं, ये कैसे आ रहे हैं, मेरी प्रॉपर्टी है इसलिए मैंने हटा दिया इनको इस प्रॉपर्टी से। तो बी अब अगर अपने रिटन स्टेटमेंट में टाइटल की बात कर रहा है, बी कर सकता है, जो डिफेंडेंट है वो कर सकता है टाइटल रेज। तो अब अगर ये टाइटल की बात कर रहा है तो इसके जवाब में जो प्लेंटिफ है वो टाइटल पे बात कर सकता है, राइट। पर प्लेंट में प्लेंटिफ को ये कोई राइट नहीं है कि वो टाइटल के बारे में बात करे, वो केवल रिप्लाई में डिफेंडेंट के टाइटल का इशू रेज कर सकता है। ये तब होगा जब हम आर्टिकल 64 में जाएंगे, सेक्शन 5 के अंडर, आर्टिकल 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में हम जाएंगे सेक्शन 5 के साथ। फिर आता है आर्टिकल 65। अब ये जो आर्टिकल 65 है, अगर कोई इंसान सेक्शन 5 रेड विद, सेक्शन 9 रेड विद, आर्टिकल 65 में कोर्ट में जाना चाहता है, सूट फाइल करना चाहता है, तब क्या इंप्लीकेशंस होंगी। तो बेसिकली उस केस में जो सूट फाइल किया जाएगा आर्टिकल 65 के तहत, वो टाइटल प्रूफ करने पे डिपेंड करेगा। तो टाइटल का इशू ही रेज होगा, पोसेशन से वहां पे कोई मतलब नहीं है। सपोज कि कोई स्ट्रेंजर है, राइट, उस स्ट्रेंजर मान लीजिए डॉक्टर स्ट्रेंज जो हैं, इन्होंने हैरी पॉटर को इविक्ट कर दिया, राइट। हैरी पॉटर का घर था, हैरी पॉटर को डॉक्टर स्ट्रेंज ने इविक्ट कर दिया, राइट। अब हैरी पॉटर ने सूट फाइल किया, हैरी पॉटर ने बोला कि भाई ये घर मेरा है और ये कैसे ले सकते हैं इस घर को। तो अब हैरी पॉटर के पास क्या ऑप्शन है, हैरी पॉटर सूट फाइल करेंगे आर्टिकल 65 में। तो जब ये सूट फाइल करेंगे तो यहां पे इनको, अगर वो आर्टिकल 65 के तहत जा रहे हैं तो उनको यहां पे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो पहले पोसेशन में थे या नहीं थे या उनका सेटल पोसेशन था। यहां पे जो डिस्कशन होगा वो टाइटल के ऊपर होगा। हैरी पॉटर ये प्रूव करेंगे कि मेरा टाइटल है इस प्रॉपर्टी पे, घर पे, और डॉक्टर स्ट्रेंज ये प्रूव करेगा कि नहीं, इनका टाइटल नहीं है, मैं ओनर हूं या कोई और ओनर है, इनका अधिकार नहीं है हैरी पॉटर का। तो इस तरीके से आर्टिकल 65 के तहत जब सूट फाइल किया जाएगा तो काम करेगा।
अब क्वेश्चन ये आता है कि सिमिलर केस में क्या सूट आर्टिकल 64 में भी फाइल किया जा सकता है स्पीडी रेमेडी के लिए? जो 65 की रेमेडी है बेसिकली यहां पे थोड़ा सा टाइम होगा, यहां पे थोड़ा डिले होगा, क्योंकि यहां पे टाइटल इन्वॉल्व है और हम सबको पता है कि टाइटल के जो इश्यूज होते हैं, टाइटल का जो इश्यूज होते हैं, वो जो लिटिगेशंस होते हैं उनमें ज्यादा समय लगता है, ट्रायल में ज्यादा समय लगता है। तो अगर हैरी पॉटर को स्पीडी रेमेडी चाहिए, राइट, एक स्पीडी रेमेडी चाहिए और सेक्शन 5 ही उसके पास, सेक्शन 5 में ही जाना चाहता है, तो यहां पे क्या करेगा वो, यहां पे वो आर्टिकल 64 में जा सकता है, राइट। तो दोनों ऑप्शंस हैं उसके पास, पर अगर वो आर्टिकल 64 में जाएगा तो फिर वो टाइटल की बात नहीं करेगा, वो केवल पोसेशन की बात करेगा। पर अगर डॉक्टर स्ट्रेंज टाइटल रेज करते हैं, बोलते हैं नहीं ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, तो उसके जवाब में हैरी पॉटर टाइटल रेज कर सकता है, राइट। तो क्या अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि कोई इंसान अगर आर्टिकल 64 में चला गया, पोसेशन की बात कर रहा है, हैरी पॉटर जैसा इस केस में है कि वो पोसेशन की बात कर रहा है, तो क्या दूसरा सूट वो फाइल कर सकता है जिसमें वो टाइटल के बारे में बात करे? बिल्कुल कर सकता है, राइट। तो वो आर्टिकल 65 में एक और सूट फाइल कर सकता है जहां पे वो अपने टाइटल की बात कर सकता है, यहां पे उसको पोसेशन मिल जाए और उसके बाद वो दूसरा सूट फाइल कर सकता है। तो ये है सेक्शन 5। आई होप आपको सेक्शन 5 बहुत क्लियरली समझ आया होगा। सेक्शन 5 में मैंने आपको जो चीजें यहां पे बताई हैं, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, इतना अगर आपको समझ आ गया है, कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, आपको सेक्शन 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई कैन एश्योर यू दैट। अब इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 6। सेक्शन 6 एक तरह की स्पेशल रेमेडी है, एक स्पीडी रेमेडी प्रोवाइड करता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 भी बात करता है कि सूट बाय पर्सन डिस्पोसेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक ऐसे इंसान के थ्रू सूट जो इंसान इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोसेस कर दिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं हम सेक्शन 6। It says if any person is dispossessed without his consent of immovable property, तो ये कब अट्रैक्ट होगा? अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो वो क्या होंगे कि उस इंसान को क्या किया गया है? डिस्पोसेस कर दिया गया है। दूसरा, विदाउट हिज कंसेंट, विदाउट हिज कंसेंट डिस्पोसेस किया गया है। फिर किससे? इमूवेबल प्रॉपर्टी से। ऑब्वियसली सेक्शन 5 और 6 इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, मतलब इलीगली उसको डिस्पोसेस किया गया है। अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है कि ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में नहीं है, लीगली नहीं किया गया है, इलीगली उसको डिस्पोसेस किया गया है, राइट। ही और एनी पर्सन, कौन सूट फाइल कर सकता है? या तो खुद वो सूट फाइल कर सकता है, ही मतलब हिमसेल्फ, वो इंसान जिसको, हिमसेल्फ या हरसेल्फ, जो इंसान जिसको डिस्पोसेस किया गया है वो सूट फाइल कर सकता है। और ध्यान से समझिएगा, और थ्रू हुम ही हैज बीन इन पोसेशन, ये जो सेंटेंस है, ये जो फ्रेज है, इसको ऐड किया गया है 2018 अमेंडमेंट से। आप लोग अपने अपने बैरैक्स में देखिए फुटनोट में नीचे आप जाके देखेंगे तो लिखा हुआ है कि इसको 2018 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। इसका क्या मतलब है? तो एक तो जिस इंसान को, ये प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है ये, तो इसलिए आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि कौन कौन सूट फाइल कर सकता है। तो वो खुद से सूट फाइल कर सकता है जिसको डिस्पोसेस किया गया है। सपोज ए जो है, ए को डिस्पोसेस किया गया है तो ए सूट फाइल कर सकता है। और कौन कर सकता है? और एनी पर्सन थ्रू हुम ही हैज बीन इन पोसेशन, कोई और इंसान भी जिसके थ्रू वो पोसेशन में रहा है। तो कौन हो सकता है? मतलब लैंडलॉर्ड सूट फाइल कर सकता है, राइट। मतलब ए को सी था लैंडलॉर्ड और सी ने अपना घर ए को दिया था कि आप इस पे रेंट पे रहो, बी ने निकाल दिया ए को, तो यहां पे कौन सूट फाइल कर सकता है? ये जो ए है, जो टेनेंट है, जिसको निकाला गया है वो खुद, उसके अलावा उसका लैंडलॉर्ड भी सूट फाइल कर सकता है। फिर आगे, और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम, राइट, मतलब जो इंसान जिसको हटाया गया, जिसको डिस्पोसेस किया गया,
कोई एक ऐसा इंसान जो उसके थ्रू क्लेम कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेयर, ठीक है, लीगल हेयर कर सकता है किसका, उस इंसान का जिसको डिस्पोसेस किया गया। तो अगर हम इस एग्जांपल में बात करें तो जो ए है, ए को डिस्पोसेस किया गया है तो ए सूट फाइल कर सकता है, ए की जगह पे उसका लैंडलॉर्ड सूट फाइल कर सकता है, या फिर ए का सन या ए की डॉटर भी सूट फाइल कर सकती है। आई होप आपको इस पे कंप्लीट क्लैरिटी होगी। अब ये चीज एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है और लोग गलती कर जाते हैं, राइट। तो कौन कौन, खुद, उसका लैंडलॉर्ड, उसका लीगल हेयर। अब आगे क्या लिखा हुआ है, क्लेमिंग थ्रू हिम मे बाई सूट रिकवर पोसेशन देयर ऑफ नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेट अप इन सच सूट। मतलब टाइटल की बात ही नहीं की जाएगी, बी क्लेम करता रहे कि नहीं मेरी प्रॉपर्टी है ये, मैं ओनर हूं इस प्रॉपर्टी का, सुना ही नहीं जाएगा। टाइटल का इशू रेज ही नहीं किया जाएगा, टाइटल कैन नॉट बी रेज्ड बाय एनी पार्टी एट ऑल, बाय एनी पार्टी। तो टाइटल कैन नॉट बी रेज्ड बाय एनी पार्टी इन सच सूट्स। सेक्शन 6 में टाइटल रेज नहीं किया जा सकता, राइट। उसके बाद इसका अगर हम सबसेक्शन 2 देखें तो ये बात करता है नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट। तो ये लिमिटेशंस हैं। तो पहला सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 अपन नहीं देखा, अब सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 हम ये देखते हैं कि क्या है। तो सेक्शन ये बात करता है कि कोई भी सूट नहीं लाया जा सकता, शैल बी ब्रॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोसेशन। तो सेक्शन 6 के अंडर कोई भी सूट नहीं फाइल किया जा सकता डिस्पोसेशन के 6 महीने बाद, राइट। तो मैक्सिमम कितना यहां पे लिमिटेशन पीरियड दिया है, 6 months, कि अगर ए को डिस्पोसेस किया गया है तो जिस डेट से ए को डिस्पोसेस किया गया है उसके 6 महीने के अंदर इसको सूट फाइल करना पड़ेगा। अगर ये सेक्शन 6 के अंडर रेमेडी चाहता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, तो इसको विद इन 6 months सूट फाइल करना पड़ेगा। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन यहां पे कितना है, 6 महीने है, 6 months है। पर अगर 6 महीने बीत गए तो फिर सेक्शन 6 में वो सूट नहीं फाइल कर सकता, वो किस में करेगा, फिर वो सेक्शन 5 में सूट फाइल कर सकता है। क्यों, क्योंकि वहां पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो 12 years का है, राइट। तो पहली बात तो ये बोलता है कि 6 months के अंदर सूट फाइल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये प्री के लिए, बहुत अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये 6 महीने वाला पॉइंट याद रखना है। फिर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कोई सूट नहीं फाइल किया जा सकता, किसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इस सेक्शन में, सेक्शन 6 में सूट फाइल नहीं किया जा सकता। तो ये लिमिटेशंस हैं सेक्शन 6 की। तो देखिए 6 months वाला तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सेक्शन 6 है और 6 महीने की बात कर रहा है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। और गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं किया जा सकता। इस पॉइंट को भी रटने की जरूरत नहीं, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, आप हमेशा इसको एक एग्जांपल के थ्रू याद रख सकते हैं। मान लीजिए कोई मैजिस्ट्रेट है, राइट, कोई मैजिस्ट्रेट है। अब उस मैजिस्ट्रेट ने किसी को डिस्पोसेस कर दिया, ए को डिस्पोसेस कर दिया या बी को डिस्पोसेस कर दिया प्रॉपर्टी से जो उसकी प्रॉपर्टी थी। क्यों, क्योंकि उसको लगा कि यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी सिचुएशन बिगड़ सकती है। तो जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है वो देखते हुए जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है उसने इनको प्रॉपर्टी से निकाल दिया, राइट। तो सेक्शन 146 सीआरपीसी को कई बार इन्वोक किया जाता है, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है वो ये एक्शन ले सकता है। तो अब अगर उसने ए को बाहर कर दिया तो क्या ए सेक्शन 6 के अंडर जा सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू, ये बोलते हुए कि मेरा इलीगल डिस्पोसेशन हुआ है और मुझे इस प्रॉपर्टी पे वापस रिस्टोर किया जाए? तो आंसर होगा नो, क्योंकि ये माना ही जाएगा कि जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, जो गवर्नमेंट है, वो किसी का जो डिस्पोसेशन करेगी वो इलीगली नहीं करेगी। वो जो उसका मैजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है डिस्पोसेस करने का, दैट इज अ प्रॉपर ऑर्डर, दैट इज अ लीगल ऑर्डर, एंड देयरफॉर इस वजह से सेक्शन 6 को
के में ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन्वोक नहीं किया जा सकता। या फिर कोर्ट ने अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर पास किया और कोर्ट ने ऑर्डर पास करके ये बोला कि जो प्रॉपर्टी है उससे ए को निकाला जाए, राइट, तो अब ए जो है सेक्शन 6 में कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट नहीं जा सकता कि ये जो ऑर्डर पास हुआ है वो गलत तरीके से ऑर्डर पास हुआ है, मुझे इलीगली डिस्पोसेस किया गया है, क्योंकि अगर ये अलाउ कर दिया जाए तो फिर तो गवर्नमेंट और कोर्ट्स अपना काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ये वजह है कि सेक्शन 6 को गवर्नमेंट के अगेंस्ट अप्लाई नहीं किया जाता, ये इसकी लिमिटेशन है। तो आई होप अब आपको याद रहेगा और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज को। फिर उसके बाद इसका सबसेक्शन 3 अगर हम देखें तो ये बात करता है दैट नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन नॉर शैल एनी रिव्यू ऑफ एनी सच ऑर्डर और डिक्री विल बी अलाउड। तो इसका सबसेक्शन 3 बात कर रहा है कि कोई अपील और रिव्यू नहीं किया जा सकता, कोई अपील और रिव्यू नहीं होगा, जो भी ऑर्डर अपील नहीं होगा और रिव्यू भी नहीं होगा। अगर सेक्शन 6 के अंडर कोर्ट कोई ऑर्डर देता है तो उसका ना अपील हो सकती है उसके अगेंस्ट और ना ही रिव्यू हो सकता है। तो क्या बचा, केवल रिवीजन हो सकता है, केवल रिवीजन हो सकता है, राइट। याद रखने वाली चीज है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये प्री के लिए। 4 सबसेक्शन 4 कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोसेशन देयर ऑफ। 6 का 4 ये बोल रहा है कि सेपरेट सूट फाइल किया जा सकता है, सेपरेट सूट फॉर टाइटल, एस्टैब्लिश करने के लिए टाइटल क्या किया जा सकता है, मे बी फाइल्ड, सेपरेट सूट फाइल किया जा सकता है टाइटल के लिए, राइट। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 6 बार कर रहा हो कि नहीं आप दूसरा सूट नहीं फाइल कर सकते हो। अगर बार करेगा तो फिर मतलब क्या है, कोई पार्टी इसके अंदर जाएगी क्यों? किसी का टाइटल अगर मान लो जो ए है ना, यहाँ पे ए की जमीन है, ये उससे निकाला गया इसको, पर क्योंकि इसको जल्दी से पोसेशन चाहिए था तो ये सेक्शन 6 में चला गया। अब जब ये सेक्शन 6 में चला गया तो एक दूसरा सूट तो फाइल कर सकता है, राइट। आर्टिकल 64 सेक्शन 5, आर्टिकल 64 लिमिटेशन एंड सेक्शन 5 एसआरए के अंडर एक दूसरा सूट फाइल कर सकता है और उसमें ये आर्टिकल 65 होगा एक्चुअली, एंड सेक्शन 5 एसआरए के अंडर दूसरा सूट फाइल कर सकता है जहां पे ये अपने टाइटल के बारे में बात करेगा। इन द मीनवाइल सेक्शन 6 के अंडर ये पोसेशन वापस ले लेगा, राइट। तो ये सेक्शन 6 इन सब चीजों के बारे में बात करता है। अब इस केस में जो सेक्शन 6 है, बेसिकली सेक्शन 6 क्यों प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 6 इसलिए दिया गया है ताकि एक जिस इंसान को डिस्पोसेस किया गया है उसके घर से, मतलब जहां वो रहता था उसको उसके पोसेशन से हटा दिया गया है, तो ताकि कोई भी होमलेस ना रहे, राइट। जल्दी उसको उसके घर का जल्दी उसको एक छत मिले जहां पे वो रह सके, तो इस वजह से सेक्शन 6 डिजाइन किया गया है। तो सेक्शन 6 में जो सूट फाइल होता है तो उसमें समरी प्रोसीजर फॉलो होता है, राइट, ताकि जल्दी से सूट डिसाइड हो जाए और जो इंसान अग्रीव्ड है उसको रिलीफ, एक क्विक रिलीफ मिल जाए, राइट। अब इस केस में हम कुछ और इसके पहलू देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन ऑफ टाइटल होता है क्या होता है, वो इररेलेवेंट होता है इस केस में, राइट। टाइटल कोई रेज नहीं कर सकता। आर्टिकल सेक्शन 5 आर्टिकल 64 वाले केस में डिफेंडेंट जो था वो टाइटल का एक क्वेश्चन रेज कर सकता था और उसका जवाब फिर बाद में प्लेंटिफ दे सकता था, पर इस केस में जब हम सेक्शन 6 के अंडर जाते हैं तो ना ही प्लेंटिफ ना ही डिफेंडेंट दोनों ही लोग जो हैं वो क्या करेंगे, वो टाइटल रेज नहीं कर सकते। कोर्ट टाइटल के इशू में, टाइटल के क्वेश्चन में जाएगा ही नहीं, राइट। फिर उसके बाद अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई सूट जो सेक्शन 5 का सूट है,
ठीक है, सेक्शन 5 में कोई सूट चल रहा है या सेक्शन 6 में कोई सूट चल रहा है, कैन बी मर्ज्ड विद सूट अंडर सेक्शन 6। क्या कोई ऐसा सूट जो सेक्शन 5 में है वो सेक्शन 6 के साथ मर्ज किया जा सकता है, या सेक्शन 6 का जो सूट है उसको क्या सेक्शन 5 के सूट के साथ मर्ज किया जा सकता है? सपोज सेक्शन 6 तो बोल रहा है, सेक्शन 6 का 4 ये बात कर रहा है कि एक सेपरेट सूट फाइल किया जा सकता है टू एस्टैब्लिश द टाइटल। सपोज ए जो है, ए ने पहले सूट फाइल किया अंडर सेक्शन 6, उसके बाद ए ने एक दूसरा सूट फाइल किया, क्योंकि सेक्शन 6 में सूट फाइल करने के अलावा वो टाइटल के लिए भी सूट डाल सकता है। दूसरा सूट इसने अंडर सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट वो फाइल कर दिया। तो अब ये दोनों सूट अलग अलग चल रहे हैं, तो क्या ए या बी ये प्लीड कर सकता है कि इन दोनों सूटों को आप क्लब कर दो, एक साथ कर दो, दो अलग अलग हियरिंग हो रही है, उससे अच्छा आसानी होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा नो, ऐसा नहीं किया जा सकता। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बहुत सिंपल है कि जो सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 एक स्पेशल प्रोविजन है जो कि डिजाइन किया गया है क्विक रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, राइट? इसीलिए इसमें डैमेजेस का क्वेश्चन नहीं आ सकता, कोई दूसरा रिलीफ नहीं मांगा जा सकता, केवल पोसेशन वापस मांगा जा सकता है, और टाइटल वगैरह इसमें इररेलेवेंट होता है, राइट? कोई और रिलीफ नहीं दिया जा सकता ताकि समय कम लगे, समरी प्रोसीजर है। पर जो सेक्शन 5 है उसमें तो एक वो रेगुलर प्रोविजन है जिसमें एक रेगुलर सूट फाइल होता है जिसमें काफी टाइम लगता है। तो अब अगर इन दोनों सूट्स को मर्ज किया जाएगा, सेक्शन 6 के सूट को सेक्शन 5 के सूट के साथ अगर मर्ज कर दिया जाएगा, तो यहां पे इससे क्या होगा? डिले होगा बहुत ज्यादा, और जो पर्पस है सेक्शन 6 का वो डिफीट हो जाएगा, राइट? पर्पस ऑफ सेक्शन 6 will be defeated if we actually merge these two suits or club these two suits under section 5 and under section 6। इसीलिए इस सूट को मर्ज, इन दोनों सूट्स को मर्ज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का इस पे एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लैरिफाई किया कि इन दोनों सूट्स को जो है वो कभी मर्ज नहीं किया जा सकता। और सूट का नाम और केस का नाम है नायर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस केसी अलेक्जेंडर। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। उसमें जो मैंने आपको अभी रीजनिंग दी वो उस केस में बोला गया था। नायर सर्विस सोसाइटी वर्सेस केसी अलेक्जेंडर, 1968 का जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की थी कि ये जो दोनों सूट्स हैं इनको क्लब नहीं किया जा सकता, राइट? अब एक और क्वेश्चन आया कि क्या सेक्शन 6 का अगर सूट है, मान लीजिए ए और बी वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पहले ए ने सेक्शन 6 में सूट फाइल किया, तो अब अगर सेक्शन 6 में जो उसने सूट फाइल किया था वो डिसमिस हो गया, तो क्या अगर ए सेक्शन 5 में दूसरा सूट फाइल करता है तो क्या ये रेस जुडिकेटा से बार्ड होगा? क्या वो ये सूट फाइल कर पाएगा? आप सब जानते हैं रेस जुडिकेटा का मतलब क्या होता है कि अगर दो पार्टीज के बीच में, सेम पार्टीज के बीच में सेम मैटर डिसाइड किया जा चुका है तो क्या उसी चीज पे दूसरा केस फाइल किया जा सकता है? तो आंसर है नो, वही होता है रेस जुडिकेटा। तो अगर सेक्शन 6 का, मान लीजिए ए ने पहले सेक्शन 6 में सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट और वो डिसमिस हो गया, तो क्या सेक्शन 5 के अंडर सूट फाइल करने से बार हो जाएगा क्या ये? आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सेक्शन 6 का जो रिलीफ है, जो चीज है वो अलग है, वो पोसेशन के बारे में बात कर रहा है, और सेक्शन 5 जो है उसमें हम टाइटल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए सेक्शन 5 का जो सूट है वो बार नहीं होगा। तो भले ही सेक्शन 6 का सूट डिसमिस हो गया हो, सेक्शन 5 में जो प्लेंटिफ है वो दूसरा सूट फाइल कर सकता है, एंड दैट विल नॉट बी बार्ड बाय द रेस जुडिकेटा अगर सेक्शन 5 में वो टाइटल की बात करने जा रहा है। तो आई होप आपको सेक्शन 5 और सेक्शन 6 बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे,
और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आपको इन दोनों प्रोविजंस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और किसी भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं, अगर वो मेंस में आते हैं या प्री में आते हैं, दोनों में आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आ पाओगे। और जिस तरह से मैंने इसको अलग अलग लॉज के साथ कनेक्ट करके आपको पढ़ाया है, आप अगर इस तरीके से आंसर लिखोगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे इन आंसर्स में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।